The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो दोस्तों 2023 में आई गुलमोहर एक अंडररेटेड मूवी है जो कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेगा। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये एक फैमिली मेलोड्रामा मूवी है। इस मूवी में आपको फैमिलीज के कुछ डार्क सीक्रेट खुलते हुए दिखेंगे और आपको जीवन का महत्वपूर्ण पता लगेगा इस मूवी को देख के। इस मूवी को डायरेक्टर ने बहुत दिल से बनाया है, हर एक किरदार को अच्छे से तराशा है। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम बत्रा परिवार को देखते हैं। उन लोगों का आज गुलमोहर हाउस में लास्ट डे था। उनकी माँ मतलब परिवार की सबसे बड़ी कुसुम जी आज इस विला को बेच रहे हैं। इस बात से अरुण बिल्कुल नाखुश था। अरुण उनका बेटा और अरुण के परिवार में है उसकी वाइफ इंदु और उसकी दो बच्चे आदित्य और अमृता। अभी अरुण कमल से बात कर रहे होते हैं। कमल उसके चाचा के बेटे होते हैं। कमल से वो बोल रहा होता है, पता नहीं कौन से स्टूपिड स्टार्टअप में आदित्य घुस गया है। उसने MBA किया है पर मेरे बिजनेस पे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और पता नहीं वो मुझसे चिढ़ता है, मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, नजरें नहीं मिलाता और अब वो बात कर रहा है कि सेपरेट रहेगा उसके पत्नी के साथ। और ये है दिव्या, आदित्य की वाइफ, जो कि स्टॉक ब्रोकर कंपनी में काम करती है और उसके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आदित्य अब स्टार्टअप पे फोकस कर रहा है और 2 साल से उसे फंडिंग नहीं मिली, उसका ऐप अटका हुआ है। माँ जी ये घर क्यों बेच रही है, असली कारण वो किसी को भी नहीं बताती, इंक्लूडिंग अरुण। अरुण को इस बात का बहुत खराब लगता है क्योंकि अरुण ने 34 साल इस घर में पूरे परिवार के साथ बिताया है। आज धीरे धीरे ये परिवार टूट रहा है। माँ जी बोलती है, मैं चाहता हूँ कि ये 4 दिन हम पूरे फैमिली एक साथ रहे और होली मनाएं, फिर तो सबके घर चले ही जाएंगे। इस बात पे इंदु बोलती है, मम्मी जी पूरा पैकेजिंग हो चुका है, कल पैकर्स भी आ रहे हैं। जाहिर से कोई भी नहीं चाहता कि वो होली एक साथ मनाए और 4 दिन तक रुके क्योंकि सबके अलग अलग काम है, सारे लोग बिजी है अपने लाइफ में। इंदु, अरुण और बाकी सब जब मना करते हैं कि नहीं हम लोग नहीं रह पाएंगे, कुसुम को बहुत ही ठेस पहुँचती है। वो बोलती है, सारे लोग जब अलग रह ही रहे हो, मैं और एक बात बता दूं, मैं भी अभी इधर नहीं रहूंगी, ना कि किसी के साथ जाऊंगी। मैंने पौंडीचेरी में एक घर खरीदा है, मैं उधर शिफ्ट हो जाऊंगी। इस बात पे मानो सारे लोग शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग अरुण। अरुण बोलता है, 74 साल की उम्र में माँ आप कहाँ पर शिफ्ट होंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। पर कुसुम किसी की बात नहीं सुनती और ये बोलती है, ये मेरा लास्ट फैसला है, तुम लोगों को मानना पड़ेगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं अरुण के चाचा आते हैं जो कि बहुत ही खड़ूस किस्म के होते हैं। वो अच्छे से किसी से बात नहीं करते, ओनली सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं। उनके लिए परिवार रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ पैसे मायने रखते हैं। वो कुसुम से किसी बारे में बात करने के लिए आते हैं। फिर हमको जीतू को दिखाया जाता है जो कि सुपरवाइजर होता है, मतलब पूरे इस विला को वो देख रेख में रखता है। उसके नीचे 2 लोग काम करते हैं, एक तो उसका छोटा भाई परम होता है और एक दूसरा आदमी होता है। और ये है रेशमा जो कि घर की मेड होती है, घर के हर एक काम काज में वो हेल्प भी करती है, इसी के साथ साथ वो अच्छा खाना भी बना लेती है। और जीतू को उससे बेइंतहा मोहब्बत है पर उसको कभी बोल नहीं पाता। वो परम जो उसका छोटा भाई है वो उसे बताता है, भाई तुम्हारे पास अभी 3 दिन है, 3 दिन बाद होली है, फिर सारे लोग इधर से चले जाएंगे। 3 दिन में रेशमा को तुम बता दो, हो सके वो तुमसे फिर ना मिले। रेशमा के मन में भी जीतू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था पर वो कभी दिखाती नहीं थी। फिर हमको अरुण को दिखाया जाता है जो कि एक रोड साइड ढाबा के साइड में हर दिन गाड़ी लगाता है और उस ढाबे से एक चाय मंगवाता है। चाय पीते पीते वो ढाबे के मालिक मतलब इस बूढ़े अंकल को वो देखता जाता है पर अंदर नहीं जाता। ये है अमृता जो कि कॉलेज में अभी फेस्ट में गाने के लिए तैयार हो रही थी। उसका पढ़ाई लिखाई से ज्यादा गाने में ही मन लगता था पर कुछ दिनों से वो अपनी कॉर्ड्स वगैरह सब कुछ भूल रही थी और अच्छे से गा नहीं पा रही थी। इस वजह से उसका बॉयफ्रेंड अंकुर के साथ भी उसका बहस चल रहा था। गाने के अलावा भी अंकुर से वो कुछ शेयर करना चाहती थी पर वो बात वो अपने मन में दबाए रखती थी। घर में जब पैकेजिंग का टाइम चल रहा होता है, पैकेजिंग कंपनी का एक सुपरवाइजर होता है जिसका नाम इरफान होता है। वो रेशमा के स्कूल का फ्रेंड था। तो घर पैकेजिंग वगैरह करते टाइम जब वो रेशमा से मिलता है, इरफान और रेशमा की दोस्ती मानो एक अलग लेवल में चला गया था, जिसको देख के जीतू को बहुत ही खराब लग रहा था। उसको लग रहा था कि रेशमा उससे और दूर जा रहा होता है और इरफान बहुत ही फ्रेंडली होता है, रेशमा से वो चिपक चिपक के बात कर रहा होता है। आप भी इस जगह होते तो आपको भी जरूर बुरा लगता। दूसरी तरफ
आदित्य और दिव्या का लाइफ भी इतना आसान नहीं होता है। आदित्य कुछ जॉब नहीं करता है, स्टार्टअप के लिए वो 24/7 मेहनत करता है और दिव्या को भी ऑफिस से ओवर टाइम करने को मिलता है। इस वजह से उन दोनों की लाइफ बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। इसी के साथ सेविंग्स जो भी था वो लोग डाउन पेमेंट कर दिए थे घर लेने में। वो लोग घर इसलिए ले रहे थे कि उनको पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, खुद के पैरों में खड़ा होना है, ये आदित्य का डिसीजन था और दिव्या उसकी साथ दे रही थी। आप अगर एक लड़के हो, कभी न कभी आपके साथ ये जरूर होता होगा। अगर आपके फादर बहुत ही नामचीन है या वो बहुत ही स्टैब्लिश है, आप कोशिश करते हो उनको प्राउड फील कराना खुद के ड्रीम से। अगर आप कोई स्टार्टअप करते हो या आप गाना वगैरह गाते हो, चाहते हो कि उसी के पैसे से आप आपके पापा को प्राउड करो। वो आदित्य के अंदर भी होता है। वो स्टार्टअप से चाहता था कि घर खरीदे अपने पापा को प्राउड करवाने के लिए। दूसरी तरफ हम अमृता को देखते हैं, जो कि बहुत ही उलझी रहती थी। कुछ दिनों से किसी के साथ अच्छे से बात भी नहीं करती थी। वो कॉलेज भी नहीं जाती थी, अपने दोस्तों का वो फोन भी नहीं उठाती थी। तो एक दिन उसकी एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और बोलती है, तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे, मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो, तुमको पता है ना हमको डिसीजन लेना है, अंकुर को तुम्हें बताना है। इस बात पे अमृता बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं क्या करूंगा। तब वो लड़की भी बोलती है, मैं कहाँ तुम पे ट्रस्ट करने लगी थी, मुझे भी तुम पे कोई भरोसा नहीं है, हमको ये रिलेशन इधर तोड़ना पड़ेगा। तभी अमृता बोलती है, मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि घर वालों को कैसे कन्विंस करूँ, अंकुर को कैसे बताऊँ, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। इस बात पे वो लोग थोड़ा क्लोज होते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा इंटीमेट होते हैं। तभी कुसुम उन लोगों को देख लेती है और इस बात पे अमृता शॉक हो जाती है और मानो बहुत घबरा चुकी थी वो। दूसरी जगह जब पैकर्स काम कर रहे होते हैं, तब गलती से उनसे एक आईना टूट जाता है। तब जीतू इंदू को बोलता है कि मैडम, मैंने तो पहले ही बोला था, इतने से काम के लिए किसी कंपनी को हायर करना सही नहीं था, हम लोग मिलकर कर देते ना। अभी आप देखिए सुपरवाइजर कहीं नहीं है, अगर वो होता तो वो देख रेख में करता ना। ये बात रेशमा को उतना ठीक नहीं लगता, इसलिए बाहर जाके वो जीतू को बोलती है, इसमें इरफान का क्या गलती है, वो अगर होता तो क्या यह नहीं होता, वो तो लोग कर रहे थे ना, किसी से भी ये गलती हो सकती है। तुम अगर ये सब बोलते हो, तुम्हें पता है उसकी नौकरी जा सकती है। जीतू तब रेशमा को कुछ नहीं बोल पाता, सिर्फ ये बोलता है, तुम्हें सिर्फ वही दिखता है, मैं कभी नहीं दिखता, तुम समझ के भी ना समझ बन रही हो रेशमा। ये बोल के उधर से वो चला जाता है। दूसरी तरफ अमृता को कुसुम समझा रही होती है, तुम क्या सच में उससे प्यार करती हो। तब अमृता बोलती है, हाँ दादी, मैं सच में उससे प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ, पर कैसे सबको बताऊँ, दुनिया कैसे रिएक्ट करेंगी मुझे नहीं पता। तब कुसुम बोलती है, दुनिया कैसे भी रिएक्ट करे, तुम्हें अगर सच में किसी से प्यार है उसका इजहार करो, उसके साथ रहो। सबको लाइफ में प्यार नहीं मिलता और आज के डेट पे ये तो लीगल भी है, तुम इतना क्यों डर रहे हो। फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है, मैं हायर स्टडी के लिए जमशेदपुर छोड़ के पुणे शिफ्ट हुई थी, पुणे कॉलेज में। जब मैं कॉलेज जाती थी, मेरी दोस्ती हुई उधर सुप्रिया पालेकर करके एक लड़की से। हमारे थॉट प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम थे। उसके साथ मैं बहुत ज्यादा समय बिताने लगी, एक साथ घूमने लगी। कब मानो वो दोस्ती एक अट्रैक्शन में बदल गया और हम दोनों करीब आने लगे। हम दोनों एक साथ इंटीमेट भी होते थे, हम दोनों में एक दूसरे के लिए कुछ तो था। फिर मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, फिर से मैं लौट आई, फिर इधर आके मैं मिली तुम्हारे दादाजी से। फिर हम दोनों में मानो सच्चा प्यार हो गया। धीरे धीरे हमने अपनी लाइफ बितानी शुरू कर दी। मेरी मैरिज हो गई। फिर मेरे बच्चे होने के टाइम मेरे 3 मिसकैरेज हुए थे। एक दिन मैं जब हॉस्पिटल में मिसकैरेज होने के बाद बैठी हुई थी, तब मानो एक चमत्कार हो गया। एक नर्स आई, एक बच्चे को लेके लाल कपड़े में लपेट के। वो बच्चा दिखने में बहुत ही सुंदर था। नर्स बोलती है, इसको किसने हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़ के चला गया। उस दिन मुझे लगा था भगवान सचमुच एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने मेरी कोख फिर से भर दी थी। वो और कोई नहीं, तुम्हारे पापा अरुण हैं। वो मुझसे और तुम्हारे दादू से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ हम इंदू को देखते हैं, जो कि घर वगैरह शिफ्ट करने के साथ साथ चाचा जी ने बोला था कि घर के कागजात भी चाहिए, इसलिए वो मम्मी जी के कमरे में गई थी घर के कागजात ढूंढने के लिए। घर के दलीलें ढूंढते टाइम उसको एक लेटर मिला था, जो लेटर पढ़ने के बाद वो मानो अंदर से टूट चुकी थी। रात को जब अरुण घर में आता है, इंदू उसे वो लेटर देता है। वो लेटर पढ़ने के बाद मानो अरुण का एकदम एंग्जाइटी शुरू हो जाता है। वो अंदर से डर जाता है और मनी मन वो रोता रहता है। और उसी टाइम पे रात को इरफान गेट से अंदर घुसने की कोशिश करता है। उस बात पे जीतू उसे रोक देता है, ये बोल के ये सही टाइम नहीं है तेरे आने का, और तू आज पिया भी हुआ है, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर उन दोनों में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। इस बात पे अरुण अंदर आता है और दोनों को रोकने की कोशिश करता है। जब दोनों में से एक भी नहीं सुनता, अरुण एक जीतू को थप्पड़ लगा देता है। ये इंसिडेंट होते हुए खुशी उसे देख रही होती है। अरुण कभी भी अपना आपा नहीं खोता, कभी वो किसी पे हाथ नहीं उठाता।
अरुण फिर अगले दिन पूरे परिवार को बुलाता है इंक्लूडिंग चाचा जी, और सबके सामने वो लेटर पढ़ता है। वो लेटर और कुछ नहीं, एक टाइप का वसीयतनामा था, जहाँ पर अरुण के पापा वो लिखते हैं, अरुण मेरा सगा बेटा नहीं है, वो गोद लिया हुआ है, तो मेरे जाने के बाद मेरी जायदाद का वारिस मेरा भाई होगा, और उसके जाने के बाद उसका बेटा, अरुण को कुछ नहीं जाना चाहिए। ये बात खुशी ने इतने टाइम तक अरुण से छुपा के रखा था। जब उसके पापा का डेथ हुआ था, अरुण और उसकी फैमिली दिल्ली में थे। अरुण ये बोलता है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं, पापा ने मुझे प्रॉपर्टी में क्यों नहीं रखा, प्रॉपर्टी का हिस्सा क्यों नहीं दिया, मुझे इस बात का गम है, पापा ने मुझे गोद लिया हुआ बोला, नाजायज बोला। और माँ, इस वसीयतनामा पे आपका भी सिग्नेचर है, इसका मतलब आप भी ये सब कुछ जानते थे और मेरे बारे में आप ये फील करते हो, तो इस घर में मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा, आप सबको छोड़ के मैं इधर से अभी चला जाऊंगा। जब अरुण जा रहा होता है तब कुसुम बोलती है, बेटा मैंने हमेशा तुमको अपना खुद का बेटा माना है, अपने जान से भी ज्यादा मैंने तुमको प्यार किया है, मैंने कभी नहीं चाहा कि इस वसीयतनामा में मैं जानबूझ के साइन करूं। तुम्हारे पापा जितने भी डॉक्यूमेंट्स लाते थे मैं ना देख के ही साइन कर देती थी, और ये तुम्हारे चाचा जी का चाल था, उसको सिर्फ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने तुम्हारे पापा को ये बात समझाई और उन्होंने ये वसीयतनामा तैयार किया। जब मुझे ये पता चला था तो उनसे मैं बहुत लड़ी थी, बहुत झगड़ी थी और उनको समझाया था कि अरुण हमारे लिए क्या मायना रखते हैं। उस दिन रात को उनको हार्ट अटैक आ गया था, वो गुजर गए थे, तो उनके गुजर जाने के बाद टेक्निकली तुम्हारे चाचा जी इस गुलमोहर विला के मालिक होते, पर मैंने पूरा सच्चाई छुपा के रखा था, तुम लोगों को बस यही बताया था ये जगह मैं बेच रहा हूँ। पर अरुण कुसुम की बात को नहीं सुनता, वो गाड़ी लेके ढाबे के बाहर फिर से चला जाता है। दूसरी जगह परम इरफान के घर में जाता है और उससे माफी मांगता है उस दिन के झगड़े के लिए, और पूछता है कि तुम्हें क्या रेशमा पसंद है। इरफान तब मना करता है, ये बोल के वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त थी और कुछ नहीं। तब परम भी बोलता है, मेरे भाई से जो गलती हुआ इसके लिए उसे माफ कर दो, वो रेशमा से बहुत ही प्यार करता है। ढाबे से निकल के अरुण एक होटल में जाके पहुंचता है और उधर इंदू को भी बुला लेता है। फिर इंदू को वो उस बुरे आदमी का फोटो दिखाता है और ये बोलता है, तुम्हें पता ही ये कौन है, ये मेरे असली बाबा है जिसने मुझे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया था। मैं जब बड़ा हुआ मुझे पता लगा था, पर मेरे में हिम्मत नहीं था कि उनके सामने जाके सब कुछ कन्फेस कर पाऊं, उनको कुछ बता पाऊं कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा था। तभी इंदू बोलती है, तुम्हें ये करना चाहिए, उनसे एटलीस्ट तुम बात करो, तुम्हारा मन भी थोड़ा हल्का होगा। अरुण को हिम्मत देने के बाद अगले दिन वो दोनों उस बुरे आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। अरुण अपने बाबा से बात करता है एकदम अनजान बनके। पहले तो उनको एक चाय लगाने के लिए बोलता है। वो देखते हैं कि उसके बाबा का हाथ कांप रहे थे, वो बहुत बूढ़े थे और उनकी हालत भी उतना अच्छा नहीं था। अरुण मजाक मजाक में पूछ लेता है, आपका कोई बेटा नहीं है जो आपका मदद कर दे? तब वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ बेटा, मेरा एक लड़का था, बहुत ही छोटा था, जब वो पैदा हुआ था मैंने उसे हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़ दिया था। हमारे खुद के खाने के ही वांदे थे, हम खुद ही नहीं खा पाते थे तो उसे कैसे भरपेट खिलाते। उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर चुकी थी और मेरे में उतना हिम्मत नहीं था कि उसे मैं पालूं। और आज भी मैं भगवान से दुआ करता हूँ जहाँ पर भी मेरा वो बेटा होगा वो सही सलामत होगा। मैं हर दिन काम करता हूँ और रात में सोते जाते टाइम मैं उसके लिए दुआ मांगता हूँ। मेरी गलती की सजा भगवान मुझे आज दे रहा है। मेरा आज कोई सहारा नहीं है, पर मेरा बेटा जहाँ पर भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ये मुझे पता है। तभी अरुण भी बोलता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता, गुनाह ऐसे माफ नहीं होते, अगर आप चाहते तो उस बेटे को आप पाल सकते थे। तब वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा नहीं पाल सकता था, सबकी किस्मत आपकी तरह नहीं होते, जरूर आप आपके बच्चे को बहुत अच्छे से पालते हैं, इसलिए उसको किसी चीज का कमी नहीं होने देते आप। ये बात मानो अरुण को हिट कर चुकी थी। उसी रियलिटी पता चल चुकी थी कि उसके पापा उसको उधर छोड़ दिए थे। तब मानो उसका मन थोड़ा हल्का हो चुका था। दूसरी तरफ रेशमा परम से मिलती है और ये बोलती है, ये चिट्ठी तुम जीतू को दे देना। चिट्ठी में और कुछ नहीं लिखा था, खुद के मन का इजहार लिखा था जीतू के लिए, क्योंकि उसे भी समझ आ चुका था कि जीतू उससे बहुत प्यार करता है। आदित्य और दिव्या के बीच में सब कुछ सही नहीं जा रहा था, पैसे को लेकर तंगी जा रहा था, इसलिए आदित्य एक डिसीजन लेता है। स्टार्टअप को छोड़ के वो एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। जिस दिन जॉब के इंटरव्यू के लिए वो जाता है, दिव्या ऑफिस पहुंच जाती है और अपने पति को उधर से निकाल लाती है और ये बोलती है, हम लोग कुछ न कुछ मैनेज कर लेंगे बेबी, तुम इतना चिंता मत करो, मैं ओवर टाइम भी कर लूंगा,
तुम अपने सपनों को मत मारो, मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, तुम जरूर एक दिन सक्सेस होगे, तुमको फंडिंग भी मिलेगा। और तुम्हें पता है आज और एक चीज हुआ, पापा ने मुझे फोन किया, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, वो तुम्हारे स्टार्टअप में पैसा भी डालना चाहते हैं। उन्होंने सॉरी फील करते हुए ये बताया, अपने बेटे को मैंने कभी नहीं समझा। और बहुत कुछ बोल रहे थे, मेरी इतनी सारी जायदाद, इतना सब कुछ का मालिक कौन है? मेरा बेटा। अगर मैं उसी को ही नहीं सपोर्ट कर पाया तो मैं किसको सपोर्ट करूंगा? वो बहुत ही इमोशनल हो चुके थे। और दूसरी जगह अमृता कॉलेज के फेस्ट के पहले अंकुर के सामने सब कुछ कन्फेस करती है, ये बोलते हुए कि वो किसी और से प्यार करती है और वो एक लड़की है। अंकुर के लिए इतना आसान नहीं था इस चीज को इजीली मान के मूव ऑन करना, पर वो बहुत ही मैच्योर होता है और चीज को अच्छे से हैंडल करते हुए उन दोनों की रिलेशनशिप को वो मान लेता है और खुद हट जाता है। धीरे धीरे सबके लाइफ का क्लोजर सबको मिल चुका था, सारे लोग अपने लाइफ में क्लियरिटी के साथ जी रहे होते हैं। फिर आता है होली का दिन, जिस दिन सारे लोग एक साथ त्योहार मना रहे थे। सारे लोग उस दिन बहुत ही खुश थे, पूरा परिवार मानो फिर से खिल उठा था। उस दिन कुसुम सुप्रिया पालेकर की गाने सुन रही थी। इसी बात पे कुसुम का एक दोस्त बोलता है, तुम्हें पता है सुप्रिया पालेकर पौंडीचेरी में शिफ्ट हो रही है, वो इतनी अच्छी गायिका है कुसुम, तुम्हें मैं क्या बताऊं। ये बात सुनते ही अमृता अपने दादी की तरफ देखती है। असलियत में कुसुम ने पौंडीचेरी में जो घर खरीदा था वो इसलिए ही खरीदा था कि वो अपने प्रेमिका सुप्रिया पालेकर से मिल सके और बाकी की जिंदगी खुशी से जी सके। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और लाइफ के कुछ लेसन आप इस एक्सप्लेनेशन से ले जा रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में एक स्वीट सा नोट छोड़ दीजिए और नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन हम करें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि और वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। सी या, बाय बाय।